Welcome back to my YouTube channel CTET Aradha Academy. Today we will discuss about कोलबर्ग थ्योरी 30 MCQ. कोलबर्ग की थ्योरी किसके ऊपर थी? कोलबर्ग की थ्योरी मोरल डेवलपमेंट पे थी. इसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. कोलबर्ग किस क्षेत्र से संबंधित थे? कोलबर्ग की थ्योरी उसने किस में दी थी? तो कोलबर्ग की थ्योरी नैतिक विकास पे थी. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट इज कोलबर्ग की थ्योरी किस पर आधारित थी? कोलबर्ग की थ्योरी एक कुछ सेम सा क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड, लेकिन ऑप्शन बदल देते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है. कोलबर्ग की थ्योरी किस पर आधारित थी? तो राइट आंसर इज नैतिक मोरल रीजनिंग के ऊपर आधारित थी. नेक्स्ट इज कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी किसकी थ्योरी पर आधारित थी? कोलबर्ग की थ्योरी थी उसकी थ्योरी जो किसके ऊपर आधारित थी, मतलब किससे वो रिलेट कर रही थी कोलबर्ग की थ्योरी? तो राइट आंसर इज सी. पियाजे की जो थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी थ्योरी से थोड़ी सी रिलेट करती है ये थ्योरी. नेक्स्ट इज कोलबर्ग की थ्योरी के कुल कितने सतर हैं? कोलबर्ग के नहीं, यहाँ पे कोलबर्ग की थ्योरी आएगी भाई. कोलबर्ग की थ्योरी के कितने कितने स्तर हैं या लेवल हैं? तो राइट आंसर इज बी, 3 लेवल हैं. राइट आंसर इज बी, 3 लेवल हैं. नेक्स्ट इज कोलबर्ग की जो थ्योरी है भाई, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है. कोलबर्ग की थ्योरी के कुल कितने चरण हैं, मतलब कितने चरण हैं, कितने स्टेज हैं? तो राइट आंसर इज 6 स्टेज हैं, 6 चरण हैं. प्री कन्वेंशनल लेवल किस उम्र में होता है? प्री कन्वेंशनल, तो ये थोड़ा सा भाई जो लुशियन की बुक है उसमें मैंने पढ़ा था, तो उसमें 0 की जगह 4 to 10 ईयर है. 4 to 10 ईयर है उसके अंदर. लुशियन की जो बुक थी उसके अंदर है. तो प्री कन्वेंशनल स्टेज किस उम्र में होता है? 4 to 10 फर्स्ट स्टेज होती है ये प्री कन्वेंशनल स्टेज. सेकंड होती है कन्वेंशनल स्टेज 10 to 13. ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना भाई. ये प्री कन्वेंशनल लेवल कौन सा होता है? 4 ईयर टू 10 ईयर तक. 4 ईयर टू 10 ईयर तक होता है. ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पे, उसके लिए सॉरी. नेक्स्ट इज कन्वेंशनल लेवल किस उम्र में होता है? कन्वेंशनल लेवल मतलब किस उम्र में होता है कन्वेंशनल लेवल? तो राइट आंसर इज 10 to 13. ये यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा 10 to 13 ईयर. ये भी थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, इसके लिए भी भाई सॉरी. 10 to 13 ईयर होता है. नेक्स्ट इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल किस उम्र से शुरू होता है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल किससे शुरू होता है? तो ये 13+ से स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज प्री कन्वेंशनल लेवल में जो निर्णय का आधार होता है वो क्या होता है? प्री कन्वेंशनल स्टेज में जो निर्णय का आधार होता है वो क्या होता है? दंड और पुरस्कार. प्री कन्वेंशनल लेवल में जो निर्णय का आधार होता है, मतलब कि जो नैतिक निर्णय होते हैं वो कैसे होते हैं? दंड और आधार पे होते हैं. नेक्स्ट इज कन्वेंशनल लेवल में बच्चा क्या पालन करता है? कन्वेंशनल लेवल में बच्चा किस चीज़ का पालन करता है? वो क्या करना सीख जाता है? तो राइट आंसर इज बी, जो सामाजिक नियमों का पालन करना सीख जाता है, जो सोशल रूल्स होते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. नेक्स्ट इज कोलबर्ग की प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा किस आधार पर निर्णय लेता है? कोलबर्ग की थ्योरी है और जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है उसमें बच्चा किस आधार पर निर्णय लेता है? सामाजिक नियम पर, सजा और पुरस्कार, नैतिक सिद्धांत या कानून का पालन करता है? तो फर्स्ट स्टेज में तो क्या होता है बच्चा? सजा और पुरस्कार होता है. दंड और आज्ञा पालन कराया था मैंने. दंड और आज्ञा पालन, सजा और पुरस्कार, मतलब इसी का थोड़ा उल्टा है ये. दंड और आज्ञा पालन, सजा और पुरस्कार. कोलबर्ग की जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, सजा और पुरस्कार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वेंशनल स्टेज में नैतिक निर्णय का जो नैतिक डिसीजन होता है उसका आधार क्या होता है? ये थोड़ा सा गलत हो रहा है. ये इसके यहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं है. ये दूसरों की राय और सामाजिक अपेक्षाएं, ये इसी में है, ये नीचे. दूसरों की राय और सामाजिक अपेक्षाएं या व्यक्तिगत स्वार्थ या पुरस्कार या दंड. कन्वेंशनल स्टेज में नैतिक आधार क्या हो सकता है? तो कन्वेंशनल स्टेज में नैतिक आधार हो सकता है दूसरों की राय और सामाजिक अपेक्षाएं. तो राइट आंसर इज ए. ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया या कुछ करते एडिटिंग करते हुए हो गया. तो दूसरों की, ये यहाँ पे है, दूसरों की राय और सामाजिक अपेक्षाएं कन्वेंशनल स्टेज में निर्णय लेने का आधार होता है. नेक्स्ट इज पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में व्यक्ति किसे महत्व देता है? जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है उसमें व्यक्ति
उसमें व्यक्ति किसको महत्व देता है, कानून का पालन करता है। जो लास्ट वाली स्टेज है वहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, जो सोशल एथिक्स की होती है, सार्वभौमिक होती है। कानून का पालन करना, व्यक्तिगत लाभ, सार्वभौमिक सिद्धांत, माता पिता की इच्छा। तो इसमें इस स्टेज में व्यक्ति किसको ज़्यादा महत्व देता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत को ज़्यादा महत्व देता है, और इस स्टेज तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। नेक्स्ट इज स्टेज 1 के बच्चे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो स्टेज 1 होता है उस बच्चे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सही करना होता है, दंड से बचना, दूसरों को खुश करना है, समाज से सम्मान पाना। तो स्टेज 1 में क्या होता है, वो दंड से बचने की कोशिश करता है कि उसको किसी तरह से सजा ना मिले, दंड से बचना। स्टेज 2 का फोकस किस पर होता है, नियम पालन पर, स्वार्थ और लाभ पर, नैतिक सोच पर, या सामाजिक अनुबंध पर। तो राइट आंसर इज बी, स्वार्थ और लाभ। सेकंड स्टेज 2 का फोकस किस पर होता है, स्वार्थ और, मतलब उसका अपना क्या लाभ है, क्या स्वार्थ है, उसके ऊपर ज़्यादातर उसका फोकस होता है। नेक्स्ट इज स्टेज 3 में निर्णय लेने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। जो स्टेज 3 है उसमें निर्णय लेने का मुख्य कारण क्या है, कि दूसरों की प्रशंसा करना। नेक्स्ट इज स्टेज 4 में व्यक्ति किसे महत्व देता है। स्टेज 4 में व्यक्ति, जो 4 स्टेज आ जाती है, ये कौन सी है, कॉन्वेंशनल लेवल की जो स्टेज है, स्टेज 4 है, क्योंकि हर एक स्टेज में 2-2 लेवल हैं। प्री कन्वेंशनल में 2 लेवल हैं, कन्वेंशनल में 2 हैं, और फिर पोस्ट कन्वेंशनल में 2 लेवल हैं। तो स्टेज 4 में किसे महत्व दिया जाता है, तो राइट आंसर इज समाज के नियम और कानून, समाज के नियम और कानून। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज स्टेज 5 में नैतिक सोच किसे ध्यान में रखती है। सामाजिक नियम, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, समाज और अधिकारों के बीच संतुलन या दंड। दंड तो फर्स्ट स्टेज में आ जाता है। सामाजिक नियम, जीवन या व्यक्तिगत स्वार्थ, या समाज और अधिकारों के बीच संतुलन। तो स्टेज 5 है वो राइट आंसर इज सी, समाज और अधिकारों के बीच संतुलन। इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेज 6 के व्यक्ति के निर्णय का आधार क्या होता है। स्टेज 6 का जो व्यक्ति होता है उसके निर्णय का आधार क्या होता है, कानून होता है, सार्वभौमिक नैतिकता और न्याय होता है, पुरस्कार होता है, समाज स्वीकृति होती है। तो 6 स्टेज में तो बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। तो राइट आंसर इज बी, सार्वभौमिक नैतिकता और जो यूनिवर्सल एथिक्स होते हैं, सार्वभौमिक नैतिकता और न्याय। नेक्स्ट इज हिंज का जो डिलेमा था, डिलेमा किसका उदाहरण है। हिंज का डिलेमा किसका उदाहरण है, प्री कन्वेंशनल थिंकिंग का, लॉ एंड ऑर्डर का, यूनिवर्सल एथिक्स का, किसका है। तो उसका मोरल डिलेमा था, उसकी नैतिक दुविधा थी, उसकी नैतिक दुविधा इसकी, उसकी वाइफ बीमार थी, डॉक्टर के पास लेके जाता है, डॉक्टर उसको दवाई लिख के देता है, दवाई बहुत महंगी होती है, वो केमिस्ट के पास जाता है, केमिस्ट उससे पैसे लेता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो पूरी दवाई ले सके। और उसमें ये दुविधा रहती है कि अगर वो दवाई यहाँ से नहीं लेगा तो उसकी बीवी बहुत बीमार है, वो मर जाएगी। यही उसमें उसका दिमाग में चलता रहता है, क्या उसको उसकी दवाइयों की चोरी करनी चाहिए, अगर वो चोरी करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। तो यही है हिंज का डिलेमा किसका उदाहरण है, तो मोरल डिलेमा, उसकी नैतिक दुविधा थी। नेक्स्ट इज कोलबर्ग की थ्योरी का मुख्य फोकस क्या है। कोलबर्ग की थ्योरी किसके ऊपर फोकस है, व्यवहार पे, बुद्धि पे, शिक्षा पे। तो ये नैतिक सोच पे, मोरल थिंकिंग पे इसकी जो फोकस है किसके ऊपर है, मोरल थिंकिंग। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास कैसे होता है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास कैसे होता है, यात्रिक होता है, कार्मिक या चरणबद्ध होता है, उल्टा हुआ कभी भी हो सकता है। तो मतलब ये स्टेप बाय स्टेप होता है, उसने स्टेज बता दी, फिर लेवल बता दिए, स्टेज पर स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। तो एक चरणबद्ध तरीके से होता है नैतिक विकास भी। क्या व्यक्ति कोई, जैसे कि जीन पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेज दी है वो भी मतलब स्टेप बाय स्टेप बताई है उन्होंने, वैसे ही कोलबर्ग ने भी अपनी जो स्टेज बताई और उनके लेवल बताई वो भी क्रम स्टेप बाय स्टेप होते हैं उनका भी डेवलपमेंट। क्या कोई व्यक्ति स्टेज 6 तक पहुंच सकता है। सभी लोग पहुंच सकते हैं, सिर्फ कुछ लोग कभी नहीं, या अनिश्चित, मतलब कुछ लोग पहुंच सकते हैं, सिर्फ कुछ लोग पहुंच सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल है, कोई एक इंसान है, कोई भी एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, अपनी जॉब के लिए तैयारी कर रहा होता है, तो वो एक एग्ज़ाम देता है,
उससे सेटिस्फेक्शन होता है, उसको जॉब मिल जाती है, वो सोचता है नहीं ये नहीं, इससे ऊपर लेवल का मैं और देता हूँ एग्ज़ाम, क्या तो उसमें मेरी लोग जॉब लग जाए, वो इसको छोड़ के इसके ऊपर जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, नहीं एक एग्ज़ाम क्लियर हो गया यही बहुत है, वो यहीं पर रह जाते हैं और यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तो सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो स्टेज 6 तक पहुँच पाते हैं। स्टेज 1 और 2 के बच्चे के निर्णय में मुख्य अंतर क्या होता है? जो स्टेज 1 और 2 के बच्चे हैं उनका जो डिसीजन होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है? सजा बनाम पुरस्कार, कानून बनाम नैतिकता, सामाजिक अनुबंध बनाम नैतिक पतन या दूसरों की राय। तो सजा बनाम पुरस्कार। स्टेज 1 और 2 के बच्चों के निर्णय में मुख्य अंतर क्या होता है? सजा या पुरस्कार। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज स्टेज 3 और 4 में क्या अंतर है? स्टेज 3 और 4 में क्या अंतर है? स्टेज 3 दूसरों की स्वीकृति फोकस और स्टेज 4 नियमों, कानून और नियम पर। तो राइट आंसर इज ए, ये राइट आंसर है ए। स्टेज 3 और 4 में क्या अंतर है? स्टेज 3 क्या है? दूसरों की स्वीकृति पर फोकस करता है और स्टेज 4 क्या है? कानून और नियम पर। कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किस एज ग्रुप पर आधारित है? कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किस एज ग्रुप के बच्चों पर आधारित है? वो बच्चे और किशोर, क्योंकि 4 से लेके 10 तक बताया उन्होंने स्टार्टिंग में, तो बच्चे भी आ जाते हैं, फिर 10 to 13 और फिर 13 प्लस में उसमें किशोर भी आ जाते हैं। नेक्स्ट इज स्टेज 5 और स्टेज 6 में क्या अंतर है? स्टेज 5 और स्टेज 6 में क्या अंतर है? स्टेज 5 सामाजिक अनुबंध और स्टेज 6 सार्वभौमिक नैतिकता है, मतलब यूनिवर्सल एथिक्स है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज कोलबर्ग की थ्योरी में मोरल रीजनिंग, कोलबर्ग की थ्योरी में मोरल रीजनिंग किससे विकसित होती है? कोलबर्ग की थ्योरी में मोरल रीजनिंग किससे विकसित होती है? अभ्यास और नियमों से, नैतिक दुविधाओं और सोच से, शिक्षकों की सलाह से या माता पिता के आदेश से। तो कोलबर्ग की थ्योरी में जो मोरल रीजनिंग डेवलप होती है वह नैतिक दुविधाओं और सोच से होती है। जैसे हेंच है उसमें नैतिक दुविधा होती है, उसके अंदर वो सोचता है, तो वैसे ही जो मोरल रीजनिंग है कोलबर्ग की थ्योरी में वो नैतिक दुविधाओं और सोच से डेवलप होती है। नेक्स्ट इज स्टेज स्किप करना संभव है? क्या स्टेजों को स्किप किया जा सकता है? हाँ, नहीं, कभी नहीं अनिश्चित, क्योंकि स्टेज को कभी, राइट आंसर इज बी, नहीं, स्टेज को स्किप नहीं करा जा सकता। एक स्टेज कंप्लीट होगी तभी तो बच्चा नेक्स्ट लेवल पे जाता है। कोलबर्ग की थ्योरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? एम क्या है? कोलबर्ग की थ्योरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा सुधारना, नैतिक सोच रीजनिंग समझाना, व्यवहार सुधारना या पुरस्कार देना। तो कोलबर्ग की थ्योरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिक सोच और रीजनिंग समझाना। नेक्स्ट इज कोलबर्ग की थ्योरी का मुख्य फोकस क्या है? कोलबर्ग की थ्योरी का मुख्य फोकस किस पे है? व्यवहार पे, बुद्धि पे, नैतिक सोच पे या शिक्षा पे? तो कोलबर्ग की थ्योरी का मुख्य फोकस नैतिक सोच पे है। तो ये मेरे 30 क्वेश्चन थे कोलबर्ग की थ्योरी से। इससे पहले मैंने इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन एक वीडियो बनाई है, अगर आप चाहते हो उसको वॉच कर सकते हो। तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दें। ये मेरा चैनल है सीटेट आराध्या एकेडमी, और आप किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में या एसएसटी में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि आज के आपके कमेंट मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। थैंक यू वेरी मच।